So hey guys, this is Swayam Singh. Welcome to Eduacers. Hope you are doing great. तो ये वीडियो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए लाया हूँ जिसमें उनका सोशल साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इवन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको टॉपिक के साथ साथ बताऊंगा। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये जितने भी टॉपिक्स अभी आगे स्लाइड में आएंगे उनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है तो आपको जब एग्जाम से पहले जो टॉपिक्स रिवाइज करने हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनको देनी है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक या अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है एग्जाम की, तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि जितने भी टॉपिक्स अभी आगे आएंगे उनको जितना अच्छे से कवर कर पाओ एंड जितना अच्छे से उनको याद कर पाओ वो करो, और इससे आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा एग्जाम के लिए। ये पूरा जो एनालिसिस है वो पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को लेके किया गया है, जिसमें से जो भी 2025 में आने वाले क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो सारे टॉपिक की जगह मैंने सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। एंड क्लास 12th फिजिक्स में मोस्टली जितने क्वेश्चंस आए थे सब मैंने अपने टॉपिक्स के अंदर कवर करवाए थे। तो आप लोग भी अब बहुत अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है। बिल्कुल भी ये टॉपिक्स मिस मत करिएगा। तो अब हम लोग जल्दी से पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखिए, तो इसमें जो आपका जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें हो जाएगा एनलाइटमेंट आइडियाज, ह्यूमनिज्म एंड मैकेनिकलिज्म इन स्पार्किंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लाइक व्हाई द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, ठीक है, एंड कौन से फैक्टर्स थे दैट अफेक्टेड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड उससे क्या क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द की इवेंट्स दैट इज स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। जो बास्टाइल एम्पायर था उसमें उसको जब स्टॉर्म हुआ, उस पर जब अटैक हुआ तो क्या क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इमर्ज हुई जब स्टॉर्म हुआ हमारा बास्टाइल, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, जो भी हमारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए उससे यूरोपियन सोसाइटी पे क्या चेंजेस आए एंड क्या इफेक्ट्स पड़ा। देखिए, इन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसएसटी के एग्जाम में आपको लिखना बहुत पड़ता है, ठीक है। आपके पास हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 चीजें हैं कवर करने के लिए, स्पेशली फॉर हिस्ट्री एंड सिविक्स, ठीक है। आपको काफी कहानी सॉर्ट ऑफ लिखनी पड़ती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना प्लीज मत भूलना, ठीक है। मेरे 95 मार्क्स आए थे क्लास 10th में, तो मेरे को पता है, मैंने भी सेम प्रोसीजर, मेरे टीचर्स ने कहा था कि जो भी आंसर्स होते हैं उनको मिडिल में लिखना है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, नॉट टॉपिक्स, उन सबको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होता है, जिससे एग्जामिनर के पास देखो इतना टाइम होता नहीं है कॉपी चेक करने का, दे हैव टू चेक हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज। तो इस वजह से क्या होता है, वो जहां जहां पे इंपॉर्टेंट अगर उनको कीवर्ड दिखते जाते हैं वो आपको मार्क्स देते जाएंगे, ठीक है। पूरा पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो जितना आप उनको कंफ्यूज करोगे, जितना बड़ा लिखोगे, उतना आपके लिए नुकसान है। बट अगर आप लोग अच्छे से कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन पेपर दोगे, देन आप ये देखना कि आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। तो और किसी एग्जाम में ना सही, बट हिस्ट्री और सिविक्स में आप प्लीज अंडरलाइन जरूर करना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो वैसे आपका पूरा सिलेबस काफी रिड्यूस हो चुका है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, और उसमें से भी मैं रिड्यूस टॉपिक्स लाया हूं तो और भी आपके लिए काम आसान हो गया, तो इनको प्लीज बहुत अच्छे से करिएगा। अब आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो डिटेल ऑफ की कांग्रेस सेशंस, जितनी भी कांग्रेस सेशंस हुए थे इन पे मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि कलकत्ता कांग्रेस सेशन या जो कांग्रेस सेशन 1920 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ऐसे सॉर्ट ऑफ। तो कलकत्ता हो गया, नागपुर हो गया, मद्रास हो गया, सत्याग्रह मूवमेंट्स हो गया जिसमें खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद के मिल वर्कर्स में क्या क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद आ गया महात्मा गांधी की स्ट्रैटेजी, जो स्वराज स्वदेशी वाला इम्पैक्ट इन्होंने चलाया था, स्वराज इंडिया वाला, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अहिंसा अकॉर्डिंग टू गांधी जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अहिंसा, ठीक है। ऐसे आपसे 1 वर्ड में या 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं।
उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुआ, डेट्स तो आपको आनी चाहिए हिस्ट्री के एग्जाम में, बट उससे क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है, जैसे खिलाफत मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स हुआ, तो इसमें आपको डेट्स आनी बहुत जरूरी है, कब स्टार्ट हुआ एंड कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आता है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारा जो भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस थी, ठीक है, प्री मॉडर्न एरा की टू मॉडर्न ग्लोबल एरा। ठीक है, एक था प्री मॉडर्न मतलब मॉडर्न आने से पहले, तो जितने भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल ये सब चीजें हुई, उससे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारा, ठीक है, ये पढ़ के जाइएगा। फिर आता है कंटिन्यूटी एंड चेंज इन ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड के पैटर्न्स आपको बहुत आना जरूरी है। उसके बाद टाइमलाइंस और फ्लो चार्ट। ठीक है, ये और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी आंसर शीट में लिख रहे हैं, तो अगर आपसे हो पाए एंड आपके पास इतना टाइम है, तो आप कोशिश करिए कि जितना फ्लो चार्ट्स या टेबल्स के फॉर्म में आप कुछ डिफाइन कर पाए, कुछ समझा पाए, तो उससे क्लियरिटी और बढ़ती है एंड एग्जामिनर को भी आसानी रहती है। तो हो सके तो वैसे करिएगा। एंड इस वीडियो को अगर आपको क्लास वालों के साथ शेयर करना है तो जरूर करिए, बट जो आपके आगे पीछे बैठेंगे, ठीक है, एग्जाम में, उनसे जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज एग्जाम में वही हमारा सहारा होते हैं, सरकास्टिकली बोला है। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर 4, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस बनी, क्या हुआ, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गया, प्रिंट का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, ईस्ट एशिया से, फिर यूरोप एंड इंडिया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। प्रिंट रिवॉल्यूशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जो भी हमारे इवेंट्स हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप जब आंसर लिखो तो उसको हाईलाइट कर पाओ पेपर में। ठीक है, अब आता है हमारा सिविक्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन। इसमें पहला है हमारा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग है कि कैसे हमारा पावर शेयर होती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी की। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका का रेफरेंस टू इंडिया समझाएंगे। ठीक है, ये अलग से पोर्शन भी गिवन है हमारे बुक में, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद आ जाता है कि डिस्कस चैलेंजेस इन इंश्योरिंग इफेक्टिव पावर शेयरिंग मल्टी एथनिक सोसाइटीज। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जितनी भी पावर शेयरिंग के आपके पास अगर कीवर्ड्स हो वो आपने याद करके रखिए, और इसको अगर आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा पाए तो जरूर से कर दीजिएगा। अब आता है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में हमको क्या करना होता है, हमको सबसे पहले डिफाइन करना है कि फेडरलिज्म इन इंडिया कैसे प्रैक्टिस होता है, क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम रीसेंट इवेंट्स। ठीक है, अगर आपके पास एक्चुअली जैसे अभी के टाइम पे मणिपुर में हमारा प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, ठीक है, सीएम हमारा रिजाइन कर चुका है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो ये सारी चीजें हैं, आपको ये रीसेंट इवेंट्स हो गए, अगर आप ये लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि नॉलेज है बच्चे को। और साथ ही साथ यूनियन मतलब जो सेंट्रल हो गया और स्टेट्स हो गया, इनके बीच में क्या क्या पावर शेयरिंग होती है, कैसे डिफरेंसेस होते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर आखिरी में बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ फेडरल सिस्टम आप कर लीजिएगा। अब आता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन हाउ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट शेप सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन इंडिया। ये कॉमन सा हो गया, एंड ये इसको आप कॉमन सेंस कह लो या जो प्रेजेंट लाइफ सिनेरियोज है उसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जो मेन कीवर्ड्स हैं बस उनका ध्यान रखिएगा, बिकॉज आपको पेपर में कीवर्ड्स हाईलाइट जरूर करने हैं। ठीक है, टाइम मिले ना मिले, एट लास्ट के लिए मत सोचिए, जैसे ही आपका कोई कीवर्ड आ रहा है थोड़ा स्पीड तेज रखिए एंड उसको अंडरलाइन करते चाहिए। मेन है हिस्ट्री एंड सिविक्स का। ठीक है, फिर आता है एग्जांपल्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड मेजर्स टेकन टू एड्रेस देम। उसके बाद आता है रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन चैलेंजिंग डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल अगर पहले के टाइम पे देखा जाए तो पर्दा सिस्टम था। ठीक है, तो ये सारे जितने भी सोशल मूवमेंट्स हुए एंड उससे क्या क्या हमारे जितने भी ये डिस्क्रिमिनेशन था उनको कैसे हम लोग ने हटाया। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। फिर आता है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में ये होता है कि आपके पास कितनी पावर है, क्या क्या फंक्शंस एंड रोल्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। जो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी 18 ईयर्स एंड अबव है वो वोट देने जाते हैं, तो जो भी इलेक्टरल कमीशन होता है, ठीक है, जो भी कमिटी हो कह लो,
तो उसके पास क्या क्या पावर्स है, उनको क्या क्या करना चाहिए, राइट टू वोट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ बोथ नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। रीजनल पार्टीज होती हैं जो सिर्फ एक स्टेट में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो कि आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए दिल्ली और पंजाब में, दो दिल्ली से भी अभी इस बार का इलेक्शन वो हार गई है, बट ये होता है, ये हमारी हो जाती है स्टेट पार्टीज। नेशनल पार्टीज फॉर एग्जाम्पल बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, जो कि सेंटर में हमारी गवर्नमेंट बना सकती है, ये हमारी हो जाती है नेशनल पार्टीज। फिर आता है इवेल्युएट हाउ पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रीब्यूट टू और हिंडर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी से डेमोक्रेसी एंड ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कैसे चलती है, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें क्या है, वेरियस आउटकम दैट डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड जस्ट इलेक्शंस। देखिए डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस नहीं होता, दे आर वेरियस राइट्स गिवन टू सिटीजंस। काफी हमारे पास लॉज हैं जिसके थ्रू हम अपने को एक्सप्लॉइट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। फिर आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे मीडिया हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन हो गया। मीडिया आपको क्या करता है, न्यूज के थ्रू, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, उसके थ्रू हमको जो भी एट प्रेजेंट इवेंट्स हो रहे हैं, डिफरेंट चीजें हो रही हैं, वो हमको पता चलती हैं। तो ये सब चीजें से हमारी जो डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथ होती है वो आपको आने चाहिए। फिर यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट हाउ क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक वेलबींग एंड सोशल जस्टिस अफेक्ट डेमोक्रेटिक आउटकम्स। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम है, आपको आता है, तो थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस कर लो एक दो चीजों का, तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। जिसका मैंने बोला है उसका जरूर कर लेना। उसके बाद आता है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारे पास जो पहला चैप्टर रहता है दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए रिसोर्सेज में सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कितने रिसोर्सेज होते हैं एंड उनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा, बट ये पूछेगा कि अगर मान लो रिन्यूएबल रिसोर्स है तो उसमें कौन कौन से तरह की रिन्यूएबल है, कौन कौन सी नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तो उसमें कोई भी आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा, तो आपको नाम पता होने चाहिए। उसके बाद आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमको कैसे करना चाहिए। फिर चैलेंजेस इन लैंड यूज, कैसे कि हमारा एक्चुअल में आप देखते हैं कि हर जगह बिल्डिंग बन रही है, हर जगह ये सब चीजें हो रही हैं, तो हमको लैंड का कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए, सॉइल को कैसे कंजर्व करना चाहिए। फिर आता है इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ये मैप वर्क में पूछा जाता है, दैट इज एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, बाकी सारी होगी रेड सॉइल, ये सब चीजें होगी। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र के रीजन में हो जाती है। ठीक है, बाकी ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। राजस्थान में सैंडी सॉइल होगी, तो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैप वर्क में पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको वो आना चाहिए। अब आता है हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, रोल ऑफ फॉरेस्ट हो गया, उसमें बायोडाइवर्सिटी में कैसे चेंजेस होता है, क्लाइमेट को कैसे रेगुलेट करता है फॉरेस्ट। ये तो आपको पता ही होगा कि फॉरेस्ट या पेड़ जहाँ पे होता है वहाँ का वेदर काफी अच्छा रहता है, क्लाइमेट अच्छा रहता है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पहले तो पेड़ों को काटना होता है, उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन, वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती है। वाइल्ड लाइफ पे डेंजर होता है। ठीक है, बिकॉज अगर पेड़ नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, तो वहाँ के एनिमल्स, जानवर कहाँ जाएंगे। फिर आता है कंजर्वेशन हो गया, बिकॉज अभी तक हमारा ये था कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन हो गया, तो इस सबको बचाने के लिए हमको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पता होना चाहिए। फिर चिपको मूवमेंट एक आता है जो कि आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए, जो कि हमारा डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट हुआ था। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली क्या कहते हैं कि जो भी लोग आते हैं वो पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते हैं, जिससे उन्होंने डिफॉरेस्टेशन को रोका। ठीक है, तो ये सब केस स्टडीज आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज पहले हमारा मैप वर्क आता था, बट इस टाइम हम लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इट इज वेरी सिंपल कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया, फिर आ जाएगा वाटर स्केर्सिटी इशू, सिग्निफिकेंस हो गया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हो गए। ठीक है, इसमें बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया, इसका एक अलग से केस स्टडी गिवन है। बाकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जितने भी आपने पढ़े होंगे वो सब आपको आने चाहिए। फिर आ जाता है वाटर बॉडीज, और मेजरली रिवर्स पूछते हैं आपसे आपके मैप वर्क में कि ये रिवर कौन सी है, कहाँ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, आपको ये सब आता होगा। ठीक है, इसके बाद आ गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बेसिकली टूल्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है फार्मिंग पैटर्न्स हो जाते हैं, सबसिस्टेंस हो गया, कमर्शियल हो गया, मिक्स्ड हो गया। ठीक है, फिर आपके जो फार्मिंग के लोकल और अब्रॉड नेम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ कहते हैं, दैट टू दूसरे कंट्रीज में कुछ और होगा।
ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है डिस्कस चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर सच एज इरिगेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इरिगेशन बिकॉज फार्मर्स को सबसे ज्यादा जरूरी फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप इज वाटर, तो इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। बट ये सब चैलेंजेस फेस करते हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर आ जाए टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इनकी वजह से ही हमारा जो एग्रीकल्चर का पैटर्न होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं, ये सब अच्छे से ये लोग कवर करते हैं। फिर आता है हमारा मेजर क्रॉप्स। क्रॉप्स में आप मेन मेन क्रॉप्स है तो काफी, बट राइस, व्हीट, शुगर केन पढ़ के जाइएगा, इनफ होता है। इसमें इनका रीजन भी आता है, मैप वर्क में पूछ सकते हैं। अब आता है हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, आउटलाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की मिनरल्स इन इंडिया। जहां जहां पे हमारा की मिनरल्स है, पाए जाते हैं, उन सबका आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड मैप वर्क आपका इंपॉर्टेंट चीज है, फ्री के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल जो हमारे हैं किस किस मोड में अकर करते हैं, उनको कैसे कंजर्व करना है, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो गया। फिर आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। फिर आता है हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, तो इन पे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको पता होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग से बेसिकली जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला एरा आया था, उससे कितना सारा चेंजेस हुआ हमारे सोसाइटी पे एंड वर्ल्ड पे, तो इसलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। फिर आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, इंक्लूडिंग रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड लेबर। आपको ये पता होगा कि कोई भी अगर कंपनी सेटअप करना चाहता है, तो वो उस एरिया में करता है जहाँ पे उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सबसे पास में हो, बिकॉज उसकी वजह से जो उसका ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट होता है वो बचता है, एंड अदर फैक्टर्स भी होते हैं जहाँ पे लेबर हमको चीप मिले एंड स्किल्ड मिले। तो इंडिया में बहुत सारी जगह, एंड बेसिकली इंडिया इज नोन फॉर दी चीप एंड स्किल्ड लेबर्स, तो इसलिए आप ये देखते होंगे कि नई नई कंपनीज इंडिया में आके अपने कंपनीज खोलनी चाहती हैं। ठीक है, अपने नई नई कंपनीज इंडिया में आके अपने फ्रेंचाइजीज खोलना चाहती है। ठीक है, फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कंपेयर ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो गया। फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा इस बार की सिलेबस के अकॉर्डिंग मैप वर्क आएगा। आपको सिर्फ मैप पता होना चाहिए, कौन सा कहाँ पे हाईवे, सी पोर्ट्स हो गया, रूट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गया। एयरपोर्ट्स जितनी मेजरली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आप कर लोगे तो आपका ज्योग्राफी का काम भी हो जाएगा। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट। इसमें क्या आता है, डिफाइन डेवलपमेंट एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम मेयर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग चीज होती है एंड डेवलपमेंट एक अलग चीज होती है। इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड कंपनी बिकॉज ये अभी डेवलप हो रही है, वेयर एज अमेरिका, चाइना, रशिया, दे आर कॉल्ड दी डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, फिर आता है वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, एचडीआई हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गई, लिटरेसी रेट्स हो गई। ये सारे वो फैक्टर्स कह लो जो कि हमारा इंडिकेट करते हैं कि हमारी कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप्ड है, बिकॉज जहाँ पे लिटरेट पीपल होंगे वो लोग अपने कंट्री, अपने नेशन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, सो इट विल बी काउंटेड एज अ डेवलप्ड कंट्री। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, एंड कैसे ये अफेक्ट करती है हमारे डेवलपमेंट ऑफ कंट्री पे, आप सबको पता होना चाहिए। फिर आता है डेवलपमेंट गोल्स हो गया, रेलेवेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फिर आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें हो गया हमारा एक्सप्लेन दी कंट्रीब्यूशंस ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। प्राइमरी हमारा एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंडरी हमारा इंडस्ट्रीज हो गया, कंपनीज वाला ये हो गया, बिजनेस कह लो। टर्शरी फॉर एग्जांपल टीचिंग हो गया, एंड ये सब चीजें जॉब वॉब करना, ये हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है। फिर आता है कंपेयर दी ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, उनका जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटास एंड चार्ट्स टू इलस्ट्रेट ट्रेंड्स। अगर चार्ट्स ना बना पाओ तो आप नॉर्मल, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि पहले क्या थी अब क्या है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। फिर आता है आपका मनी एंड क्रेडिट। इसमें होगा रोल ऑफ मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट। आपको ये पता है कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए होती है, कुछ भी खरीदना है, फॉर दैट यू नीड मनी। ठीक है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो इस वजह से रोल ऑफ मनी पता होना चाहिए। फिर आता है एग्जामिन हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड देयर इम्पैक्ट, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो फाइनेंस इन रूरल एरियाज। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन जरूर आएगा, बिकॉज वो पूछते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है बाकी हमारी चीज़ों से, तो इस वजह से आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है।
फिर हमारा आता है चैप्टर 4 दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें आता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसका एवोल्यूशन हो गया एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी, पूरा चैप्टर का नाम है, उसलिए आपको पूरा पूरा ये सब पता होना चाहिए। फिर आता है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन हो गया, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया सच एज WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो कैसे जो हमारा ट्रेड होता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज कैसे रेगुलेट करती है, जिससे जो भी ट्रेडिंग हो रही हो एकदम फेयर मीन्स पे हो। ठीक है, फिर कंपेयर ट्रेडिशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी। ट्रेडिशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी, जैसे हमारा पहले टाइम पे ट्रेड होती थी उसको अब मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी में कैसे चेंजेस हो गए एंड कैसे दोनों को इंटरलिंक कर। ठीक है, तो इतना आपका हो गया पूरा एसएसटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर करवाए। दी मेन थिंग इज आपको ये टॉपिक बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पास्ट 10 ईयर्स पैटर्न ये जितने भी टॉपिक्स है ये सबसे ज्यादा प्रोबेबल है आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, एंड सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इतना करके जाओगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। मैप वर्क ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन हिस्ट्री में भी पूछ सकते हैं, जो भी बेसिकली इंडियन कांग्रेस के जो सेशंस हुए थे, कहाँ पे दांडी मार्च हुआ था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, चौरी चौरा इवेंट, ये सब चीजें आपको मैप वर्क में बताना आना चाहिए कि गोरखपुर में हुआ था, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी इतना ऐसा सिलेबस है, काफी रिड्यूस हो चुका है, आप मेन मेन टॉपिक्स पे फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिएगा एग्जाम में, अच्छे से प्रेजेंटेशन करिएगा, लाइन खींचिएगा, सब ठीक है हर एक आंसर के बाद। तो इससे आपको काफी इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे एंड एक अच्छी प्रेजेंटेशन से आपके जो मार्क्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इस वीडियो को शेयर करिएगा। आगे अगर आपको 11th 12th एंड उन सब की भी डिटेल्स चाहिए, अभी आपके आगे एग्जाम पे भी आपको अगर चाहिए कोई भी वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, या नहीं भी करना है तो आप नाम याद रखिए एंड मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच, आपने देखा, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए एंड आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।